हाल ही में स्थानीय निकाय कोटे के 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें एनडीए बढ़त बनाया, लेकिन आरजेडी भी मजबूत स्थिति में नजर आई। एक बार फिर 7 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है, जिसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कौन सी वो 7 सीटें हैं, किसके 7 सीटों पर चुनाव होना है, कौन से वो 7 सीटें खाली हो रही हैं, तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ सहयोगी राजमोहन तिवारी मौजूद हैं। राजमोहन, जो 7 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है, किस प्रकार की सीटें हैं और इसको लेकर क्या चर्चाएं हो रही हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बिहार विधान परिषद में जो सदस्यों की कुल संख्या है वो 75 है। ऐसे में कई कोटे निर्धारित किए गए हैं, जिसके क्षेत्राधिकार से कुछ लोग वोट करके विधान परिषद के सदस्यों को विधान परिषद भेजते हैं। उसमें अगर बात करें तो विधानसभा कोटे की 27 सीटें आती हैं। सबसे ज़्यादा विधान परिषद में विधानसभा कोटे की ही सीटें होती हैं, वो है 27। उसके बाद स्थानीय निकाय कोटे की 24 सीटें आती है, जो हाल ही में चुनाव संपन्न हुए। आपको भी मालूम है कि किसने उसमें वोट किया। जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो नगर निकाय या पंचायत जनप्रतिनिधि वो लोग वोट करते हैं। उसके बाद शिक्षा क्षेत्र के जो होते हैं वो 6 सीटें होती हैं, स्नातक क्षेत्र की 6 सीटें होती हैं और राज्यपाल द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इस तरह से कुल 75 सीटों की विधान परिषद में संख्या है बिहार में। अब जो 7 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, अगर उनके बारे में मैं आपको बता दूं तो ये विधानसभा कोटे की 7 सीटें खाली हो रही हैं और ये सातों की सातों सीटें अभी एनडीए के कब्जे में हैं, यानी बीजेपी के 2 और जेडीयू के 5। बीजेपी के भी कोटे में अगर बात करें तो एक सीट पर बीजेपी के सदस्य हैं अर्जुन सहनी, उनका कार्यकाल 21 जुलाई को समाप्त होगा। और दूसरे हैं जो बीजेपी के कोटे से ही विधान परिषद पहुंचे, वो हैं वीआईपी के मुकेश सहनी, उनका भी कार्यकाल 21 जुलाई को संपन्न हो जाएगा, क्योंकि उपचुनाव के जरिए वो विधान परिषद में पहुंचे थे। 1.5 साल का उनका कार्यकाल था। इसके अलावा अगर बात कर लूँ मैं कि अन्य 5 लोग और कौन हैं जिनके कार्यकाल खत्म हो रहे हैं, तो उसमें जदयू के कमर आलम, गुलाम रसूल, रणविजय कुमार सिंह, रोजीना नाजिस और सिप्पी सिन्हा। इस तरह से एनडीए के कोटे के ही ये समझिए कि 7 सीटें हैं जो विधानसभा कोटे की थी और 21 जुलाई को इनका कार्यकाल संपन्न हो जाएगा, तो उससे पहले इन 7 सीटों पर चुनाव करा लिए जाएंगे। अब यह है कि ये जो चुनाव होंगे तो वोट कौन देगा, तो इसमें जो विधानसभा के सदस्य हैं, यानी जो विधायक हैं, निर्वाचित विधायक, वो लोग ही इसमें वोट करते हैं। अगर अब बात किया जाए वोटों की कि किसके पास कितने वोट हैं, तो जितने आपके विधायकों की संख्या है आपके पार्टी की, उतने आपके वोट हैं। अगर देखा जाए तो आरजेडी के पास 76 विधायक हैं, यानी उनके पास 76 वोट हैं। बीजेपी के पास 77 विधायक हैं, तो उनके पास 77 वोट है। नीतीश कुमार की पार्टी के पास अगर देखें तो 43 विधायक तो उनके जीत के आए थे। एक विधायक जो हैं बसपा के जमा खां, वो उनमें शामिल हो गए हैं। एक विधायक लोजपा के जो राजकुमार सिंह है वो भी उनमें शामिल हो गए, तो 45 विधायक उनके हो गए हैं। और एक सुमित सिंह भी हैं जो निर्विरोध हैं, लेकिन वो समर्थन जेडीयू को दिए हुए हैं। तो इस तरह से 46 विधायकों का वोट उनके पास भी मौजूद है। मुकेश सहनी का विधानसभा में अस्तित्व समाप्त हो गया है। जीतन राम मांझी के पास 4 वोट हैं। तो जीतन राम मांझी ने अभी हाल ही में एक बयान भी दिया था कि हमको विधान परिषद या राज्यसभा की 1 सीट दिया जाए, लेकिन उम्मीद कम है कि उन्हें मिलेगा। अब बात किया जाए इन 7 सीटों की कि 7 सीटों पर किसके ज़्यादा सदस्य जीतकर विधान परिषद पहुंच सकते हैं। देखिए, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सातों की सातों सीटें जो खाली हो रही हैं वो एनडीए कोटे की हैं। भले एक पर मुकेश सहनी जीते थे, लेकिन वो बीजेपी के कोटे से ही पहुंचे थे। तो ऐसे में जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या के आधार पर जो वोट गणित बनता है, उसमें जेडीयू को भारी नुकसान इस बार होता आपको नजर आएगा, क्योंकि एक सीट जीतने के लिए आपको 31 विधायकों की जरूरत है। 243 सदस्य हैं, तो एक सीट जीतने के लिए 31 विधायकों की जरूरत है। ऐसे में जेडीयू के पास संख्या जो है लगभग निर्विरोध का समर्थन लेके भी 46 ही नजर आती है। तो 2 तो वो नहीं भेज पाएंगे, वो 1 ही भेजेंगे। 5 का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनके 5 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन भेज पाएंगे 1 ही, यानी 4 सीटों का उनको नुकसान इस बार झेलना पड़ेगा।
बीजेपी 3 सीट इस बार अपने कब्जे में लाते आपको नजर आएगी। कैसे? तो 31, 31, 62, दो उनके सदस्य तो ऐसे ही पहुंच जाएंगे। 77 उनकी संख्या है, यानी कि 15 विधायक उनके पास बच गए। 16 विधायक और चाहिए उनको भेजने के लिए तीसरा, तो उसमें जो जेडीयू कोटे के विधायक बचेंगे उनका समर्थन लेके, और जीतन राम मांझी जी का भी हो सकता है समर्थन लेके, वो तीसरा सदस्य भी विधान परिषद में भेज सकते हैं। तो 3 पर बीजेपी इस बार आपको अपने सदस्य विधान परिषद में भेजते दिखाई दे सकती है। आरजेडी में से किसी भी नेता का कार्यकाल इस बार खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि 76 विधायक उसके पास हैं, तो 2 सीटें तो खुलेआम दिखाई दे रही है कि उस पर उसके सदस्य जाएंगे ही जाएंगे। फिर भी उसके पास 14 विधायक बच जाते हैं, यानी 31, 31, 62 और 14, 76 उनकी कुल संख्या है, तो 14 बच गए। तो ऐसे में यह है कि ये 14 विधायक किसको समर्थन देंगे? देखिए, यह भी है कि कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं, और कांग्रेस का कहना है कि हम भी अपना एक सदस्य विधान परिषद में भेजना चाहते हैं, यानी उन्हें 12 और सदस्यों की जरूरत पड़ेगी। 19 है, 12 और मिल जाएंगे तो 31 हो जाएंगे, एक भेज सकते हैं। आरजेडी के पास 14 है तो वो 12 दे सकते हैं, लेकिन आरजेडी क्या देगी कांग्रेस को? बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि जब से 2020 विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, उसके बाद से एक चीज साफ नजर आई है, कांग्रेस से आरजेडी ने दूरी बनाई है। चाहे कुशेश्वर स्थान का उपचुनाव हो, चाहे तारापुर का उपचुनाव हो, चाहे बोचाहा का उपचुनाव है, कभी भी ये लोग साथ में चुनाव नहीं लड़े। और स्ट्राइक रेट कांग्रेस का विधानसभा चुनाव में बेहद खराब रहा। 70 सीटों पर उसने उम्मीदवार उतारे और महज 19 सीटें ही जीती। महागठबंधन में कांग्रेस छिटकी छिटकी अभी नजर आई है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियां हमेशा आरजेडी के साथ दिखाई दी हैं। 3 कम्युनिस्ट पार्टियां महागठबंधन में हैं, सीपीआई-एमएल, सीपीआई और सीपीआई-एम। अगर इनके विधायकों की संख्या देखें तो कुल जोड़कर 16 होता है। 29 सीटों पर ये तीनों पार्टियों विधानसभा चुनाव में लड़ी थी चुनाव, और 16 सीटें ये जीत कर आई थी। और उस समय से लेकर अब तक ये आरजेडी के साथ मजबूती से खड़ी रही हैं, चाहे उपचुनाव हो या कोई भी समय, हमेशा खड़ी रही हैं। और इनके द्वारा भी कहा गया है कि 1 सीट विधान परिषद का हमें मिलना चाहिए। और जिस तरह से आरजेडी सहयोग करती है अपने गठबंधन के सहयोगियों को, ऐसे में ये मुमकिन है कि वाम दलों का, यानी कम्युनिस्ट पार्टियों को 1 सीट आरजेडी दिला सकती है। 16 विधायक उनके पास हैं, 14 इनके पास मौजूद हैं, आरजेडी के पास एक्स्ट्रा। तो ये 14 अगर अपने दे देते हैं तो 16 और 14, 30, एक का जुगाड़ होगा। तो हो सकता है एआईएमआईएम में से 5 हैं, किसी एक का मिल जाए, या फिर कांग्रेस से ही बाद में समझौता हो जाए तो उधर से मिल जाए। तो ऐसे में ये पूरा गणित यही बैठता है कि बीजेपी 3 सीटों पर अपने सदस्य भेजेगी, 1 सीट पर जेडीयू का जाएगा, 2 सीटों पर आरजेडी भेजेगी, और हो सकता है कि 1 सीट कम्युनिस्ट पार्टियां या फिर कांग्रेस, दोनों में से किसी एक को मिल जाए। हालांकि ज्यादातर उम्मीद है कि कम्युनिस्ट पार्टियों को ही मिलेगा। अब इसमें एक और सवाल बड़ा जुड़ता है मुकेश सहनी को लेकर, कि मुकेश सहनी का कार्यकाल तो इस बार खत्म हो रहा है, तो क्या मुकेश सहनी को आरजेडी अपने कोटे से भेज सकती है उस 1 सीट को लेकर, जिसकी मांग कांग्रेस भी कर रही है, वामदल भी कर रही है? ये बड़ा सवाल है। देखिए, जब से बीजेपी के साथ खटपट हुई है मुकेश सहनी की, उसके बाद से एक चीज साफ नजर आई है, वो हमेशा से लालू प्रसाद यादव का गुणगान करते नजर आए हैं। तेजस्वी यादव के साथ मुस्कुराते उनके तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ समझौता करने के लिए वो काफ़ी तत्पर नजर आए हैं, और कोशिश में रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से अब जब एनडीए से छटके हैं तो महागठबंधन में शामिल हो जाएं। और मुझे ये लगता है कि मुकेश सहनी इस जुगाड़ में थे कि उन्हें 1 सीट पर, जो विधान परिषद का उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, बीजेपी कोटे से गए थे, बीजेपी और जेडीयू तो भेजने से रही, तो भैया आरजेडी से जुगाड़ लग जाए और महागठबंधन के थ्रू वो पहुंच जाए। देखिए, मुकेश सहनी के नाम पर कांग्रेस समर्थन दे सकती है। कांग्रेस जानती है कि अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो वाम दलों को भी ना मिले, मुकेश सहनी को भेज दिया जाए। कांग्रेस तो समर्थन दे सकती है, उनके पास 19 विधायक हैं, लेकिन 12 विधायकों का और जुगाड़ करने के लिए या तो वाम दलों का समर्थन चाहिए या फिर आरजेडी का समर्थन चाहिए। जब वाम दल खुलेआम कह रहा है कि मुझे 1 सीट चाहिए, तो वो तो समर्थन नहीं देगा। और जिस प्रकार से आरजेडी का नेचर है, उसमें ज़्यादातर उम्मीद यही है कि वो वाम दलों को ही सपोर्ट करेगी। तो मुकेश सहनी का दोबारा एमएलसी सीट पर कब्जा जमाने का जो
उनकी उम्मीद है वो पूरी होते नजर नहीं आई है। आरजेडी पूरी कर सकती है? कर सकती है, लेकिन करेगी इसकी थोड़ी उम्मीद कम है, क्योंकि देखिए अभी कोई चुनाव भी नहीं है। ऐसे में कोई आपसे समझौता कर ले, कोई गठबंधन की बातचीत हो जाए कि आप मुझे वहां भेज दीजिए, हम आपको वहां समर्थन दे देंगे, तो ऐसा कोई अभी चुनाव नहीं होना है। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं है कि आरजेडी मुकेश सहनी को विधान परिषद भेजेगी। तो वाम दल को? वाम दलों की उम्मीद, कांग्रेस से ज्यादा? हाँ, वाम दलों का उम्मीद है कि वाम दलों पर आरजेडी ज्यादा इस बार कांग्रेस के तुलना में भरोसा करते नजर आई है। तो कांग्रेस और वाम दलों में चुनना हो तो मुझे लगता है कि वो वाम दलों को ही चुनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजमोहन। तमाम दर्शकों से अब एक सवाल रहेगा कि क्या लालू प्रसाद यादव मुकेश सहनी की नैया को पार लगा पाएंगे या नहीं? क्या मंसूबा है? जिस तरीके से मुकेश सहनी का झुकाव इन दिनों लगातार आरजेडी के पक्ष में रहा है, उस दृश्य को देखते हुए यह उम्मीद जरूर किया जा सकता है कि हो सके तो ना कांग्रेस और ना वाम दल को भेज करके मुकेश सहनी को उस जगह पर आरजेडी के तरफ से भेज दिया जाए, यानी महागठबंधन के तरफ से भेज दिया जाए। क्या कुछ होगा ये तो भविष्य की बातें हैं, लेकिन फिलहाल 7 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं, विधानसभा कोटे से होने हैं और पूरा समीकरण अब आप समझ ही गए होंगे। देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कि जो 5 सीटों पर अभी मौजूदा स्थिति के अनुसार जदयू पार्टी के कैंडिडेट बने हुए हैं, उनकी घटती क्रम की संख्याओं को पूरा करने के लिए 3 क्या जदयू से भेजा जाएगा या फिर 3 के लिए जिद्दोजहद बीजेपी की तरफ से ही किया जाएगा। यह भी एक अपने आप में बड़ा दिलचस्प खेल है, क्योंकि जीतन राम मांझी का अगर चर्चा की जाए तो जीतन राम मांझी को लेकर के भी सवाल रहता है। उन्हें भी एक विधान परिषद की सीटें चाहिए और वो अपनी मांगे मुखर होकर के रख भी चुके हैं। क्या कुछ होगा, समीकरण कैसे बनेगा, कैसे बिगड़ेगा, वो आगे के राजनीतिक परिदृश्य पर निर्भर करेगा। फिलहाल समीकरण जो राजमोहन ने समझाया अभी के मौजूदा हालात में ऐसा ही है। आप क्या सोचते हैं, मुकेश सहनी को विधान परिषद में भेजना चाहिए महागठबंधन की तरफ से या नहीं? जदयू के घटते क्रम कैंडिडेटों की संख्या किस तरफ इशारा करती है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।